हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। इसके पहले के दो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वीडियो में हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में किस तरीके से शुरू हुई, नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री कैसे हुई, नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने अटेम्प्ट तो किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लेकिन वो भी पूरी तरीके से फेलियर रहा था। तो नेपोलियन बोनापार्टे का जो पॉजिटिव साइड था और जो वो बेहतरीन किस्म के रिफॉर्म्स जो हैं वो फ्रांस में ला चुके थे, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे जैसे जैसे छोटी छोटी टेरिटरीज जीतते जा रहे थे, फ्रांस में जैसे जैसे रिफॉर्म्स लेकर आ रहे थे, फ्रांस के लोगों के लिए वो लिटरली भगवान बनते जा रहे थे, वैसे वैसे नेपोलियन बोनापार्टे का जो ईगो या घमंड था वो भी बड़ा होता जा रहा था। और यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें नेपोलियन बोनापार्टे की थॉट प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज देखने को मिलता है, जहां पर नेपोलियन बोनापार्टे का माइंडसेट ये हो जाता है कि पूरा का पूरा जो यूरोप है उसे फ्रांस जीत कर रहेगा और फ्रांस पूरे यूरोप को अपने अंडर ला लेगा। प्रॉब्लम यह थी कि जहां पर नेपोलियन बोनापार्टे यह सोच रहे थे कि मुझसे जो ताकतवर देश हैं उनके साथ मैं ट्रीटी साइन कर लूंगा, यह बिल्कुल सही बात है, और अपने से जो कमजोर देश हैं उनको मैं हराकर उनकी टेरिटरी अपने अंडर ले लूंगा, यह भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम वहां पर आती है जब नेपोलियन बोनापार्टे यह डिसाइड करते हैं कि बिना किसी ब्रेक के, बिना रुके, बिना समय बिताए कहीं पर भी मैं लगातार वॉर्स करता रहूंगा, अपने से ज्यादा पावरफुल कंट्रीज के अगेंस्ट भी वॉर करता रहूंगा और सबको हराऊंगा। इसमें प्रॉब्लम यह हो गई कि जो फ्रांस से ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थी उनसे तो नेपोलियन बोनापार्टे जीत नहीं पाए, और जो छोटी छोटी कंट्रीज को भी वो कंटिन्यूसली हराते जा रहे थे, तो बैटल्स तो वो जीतते जा रहे थे। लेकिन बैटल या वॉर करने में सिर्फ हार या जीत इंपॉर्टेंट नहीं होती, यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके रिसोर्सेस कितने खत्म हो रहे हैं, आपके कितने सैनिक मरते जा रहे हैं, आप पैसा अपना कितना खत्म कर रहे हो, आप अपनी एग्जीक्यूटिव जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको कितना ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। और यही जो माइंडसेट है नेपोलियन बोनापार्टे का, नेपोलियन बोनापार्टे को वो हीरो से विलेन बना देता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब इस वीडियो में हम लोग इसी माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे और यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे के जो बेसिकली कुछ ब्लंडर्स रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यह कहा भी जाता है नेपोलियन बोनापार्टे वाज द हीरो एंड डिस्ट्रॉयर बोथ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहला जो ब्लंडर है नेपोलियन बोनापार्टे ने वो ये किया कि यूरोप के साथ उन्होंने बेसिकली वॉर्स शुरू कर दिए। प्रूशिया के अगेंस्ट उन्होंने बैटल ऑफ इयाना लड़ी और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट उन्होंने बैटल ऑफ इयालू लड़ी। अब यहां पे ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट बैटल लड़ने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि वो पहले ही ऑस्ट्रिया के साथ एक ट्रीटी साइन कर चुके थे, राइन रिवर का रीजन अपने अंडर ले चुके थे। लेकिन पता नहीं क्यों वो ऑस्ट्रिया को पूरी तरीके से क्रश करना चाहते थे, जो कि उनका एक फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने का ही एक तरीका था। अब बात यहां पर यह है कि ये जो दोनों बैटल ऑफ इयाना एंड बैटल ऑफ इयालू है, ये दोनों बैटल नेपोलियन बोनापार्टे जीते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे को बहुत ज्यादा यहां पर रिसोर्सेस का नुकसान हुआ। उनके जो हथियार थे, गोला बारूद थे, वो खत्म होने लगे, उनके पैसे खत्म होने लगे, उनके जो आर्मी के मेंबर्स थे, जो उनके सैनिक थे, सिपॉइस थे, वो उनकी संख्या कम होने लगी। यानी ओवरऑल रिसोर्सेस में हमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद भी नेपोलियन बोनापार्टे रुकते नहीं है। उसके बाद वो एक पेनिनसुलर वॉर, जिसे हम लोग स्पेनिश अल्सर कहते हैं, उसके एक कंसेप्ट में घुस जाते हैं। और सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं कि स्पेन की जो सॉवरेनिटी है उस पर अटैक करते हैं। अब फ्रांस और स्पेन के रिलेशन एक वक्त पर बहुत अच्छे हुआ करते थे नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम पर भी, लेकिन यहां पर स्पेन की सॉवरेनिटी में किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्टे ने एंटर करने की कोशिश की, इंटरफेयर करने की कोशिश की, वो ऐसे की कि यूरोप के कुछ बेसिकली नो मैन लैंड थे, कुछ ऐसी जमीनें या टेरिटरी थी जहां पर ह्यूमन एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन रिसोर्सेस वहां पर काफी थे, वो स्पेन के अंडर आता था। नेपोलियन बोनापार्टे ने स्पेन के किंग से बिना किसी की बातचीत, बिना किसी तरह की बातचीत किए
उस पूरी की पूरी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया। यानी कि आपने स्पेन की टेरिटरी में आप लिटरली घुस के उसके देश के किसी भाग को फ्रांस में ले आए। ये बेसिकली स्पेन की सॉवरेंटी या संप्रभुता के खिलाफ जाता था, जिसकी वजह से फ्रांस और स्पेन का जो बेसिकली रिलेशन था वो काफी हद तक यहां पर हमें देखने को मिलता है कि प्रॉब्लम में आ गया। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ क्या हुई कि इन्होंने स्पेन के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें पूरी तरीके से इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्टे की वाइफ का नाम जोसेफिन था और नेपोलियन बोनापार्टे के ब्रदर इन लॉ का नाम था जोसेफ। और यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे स्पेन के पोप को और स्पेन के किंग को इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि मेरे ब्रदर इन लॉ यानी कि जोसेफ को आप अपनी कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड बनाइए, जबरदस्ती, बिना किसी बात के। और स्पेन को लगा कि भाई हम तुम्हारे देश के आदमी को स्पेन का एग्जीक्यूटिव हेड क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे को उस वक्त यह लगना शुरू हो चुका था कि आई एम द किंग ऑफ यूरोप एंड आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूरोप, तो मैं जो बोलूंगा वो सभी लोग मानेंगे। इस वजह से यहां पर फ्रांस और स्पेन के जो रिलेशन है हमें खराब होते हुए दिखते हैं। इसके अलावा एक और फाइनल ब्लंडर कर दिया और वो किया नेपोलियन बोनापार्टे ने रशिया के साथ वॉर लड़के। रशिया के साथ जब बेसिकली ये वॉर लड़ते हैं तो नेपोलियन बोनापार्टे बुरी तरीके से हारते हैं, क्योंकि रशिया ने यहां पर, आई एम सो सॉरी, मतलब उस टाइम पे आप यूएसएसआर भी कह सकते हो बट आप रशिया भी कहते हैं तो इट्स काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि हम लोग किस एरिया की बात कर रहे हैं। तो यहां पर रशिया या यूएसएसआर ने चालाकी चलते हुए नेपोलियन बोनापार्टे और उसकी आर्मी को ईस्टर्न यूएसएसआर यानी कि जो आपका सर्बिया साइबेरिया वाला रीजन है वहां पर बुलाया वॉर करने के लिए। और वहां पर इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो सिर्फ यूएसएसआर की जो आर्मी है वही बर्दाश्त कर सकती थी, फ्रांस की आर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और जब तक वहां पर वो नेपोलियन बोनापार्टे वॉर करने के लिए पहुंचते तब तक उनकी 60 to 70% आर्मी ठंड से ही मर चुकी थी और बहुत बुरी तरीके से उस वॉर में हार हुई है। इसके अलावा नेपोलियन जो है वो बैटल ऑफ लिप्सिंग भी हार गए जर्मनी के अगेंस्ट, और बैटल ऑफ वाटरलू भी हार गए बेल्जियम के अगेंस्ट। और यहां पर नेपोलियन बोनापार्टे का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल जो है हमको देखने को मिलता है। जितना कुछ कमा कर दिया था नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस को वॉर्स जीत जीत कर, उससे कहीं ज्यादा फ्रांस को नुकसान में पहुंचा दिया अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में और इन बड़े बड़े ब्लंडर्स के चक्कर में। जब यह सब हुआ तब फाइनली फ्रांस के लोगों को यह समझ में आया कि अब हमें किसी भी लीडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रांस के लोगों को यह समझ में आ चुका था कि किंग लुइस 16 हमारे सामने आए या फिर नेपोलियन बोनापार्टे जैसा कोई लीडर हमारे सामने आए। फ्रांस को अगर सच में आजादी चाहिए और बड़ा बनना है तो उसके लिए फ्रांस को डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। और फ्रांस ने फिर यह डिसाइड कर लिया कि अब हमें कोई लीडर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही एज अ लीडर चाहिए। और ये एक रियल पहचान आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमारे सामने। अब यहां पर इवैल्यूएशन किया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। यहां पर लोगों ने बोला कि हमें कोई लीडर नहीं चाहिए, लेकिन हमें मॉडर्न पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रिंसिपल चाहिए जिसमें हम लोग लिबर्टी की, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम की बात करेंगे। प्लस इन्होंने बोला कि हम लोग स्लेवरी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर देंगे। हैती में उस वक्त स्लेवरी चलती थी, तो फ्रांस ने अपने देश में स्लेवरी या दास प्रथा या गुलामी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके अलावा वहां के लोगों ने यह डिसाइड किया कि अब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाए जाएंगे, एक पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करवाई जाएगी जिसमें 2 हाउस होंगे, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन्स रखे जाएंगे और पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे। और इसके अलावा जो सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन है उस पर भी अटैक किया। यानी ये डिसाइड कर लिया गया था कि कोई भी एक रिलीजन की मोनोपोली फ्रांस में नहीं रहेगी, सेक्युलरिज्म रहेगा, हर धर्म को समान नजरों से देखा जाएगा। फाइनली वहीं आपको 1815 में वियना कांग्रेस देखने को मिलती है। वैसे वियना कांग्रेस वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और कंसेप्ट है, क्योंकि इस वियना कांग्रेस में 10 से ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स पर कन्वेंशन हुए थे, लेकिन उन टॉपिक्स को हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसका जो रिलेशन है समझने की कोशिश करिए कि 1815 में वियना कांग्रेस में यह डिसाइड किया गया था कि फ्रांस के लोगों के लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और इनको कोई भी डिक्टेटर जो है वो रूल नहीं करेगा। फाइनली वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुली बनाया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहां पर पूरी तरीके से सक्सेसफुली एंड होती है। तो इसी तरीके के यूपीएससी सिलेबस के हर सब्जेक्ट के टफ टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाएगा, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।